हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग बेंगलुरु में हैं। बेंगलुरु पहुंचे थे, यहां पर विपक्षी दलों की बैठक थी और 26 विपक्षी दल एक मंच पे आए और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे पूरे 1.5 घंटे के कार्यक्रम में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि 26 जो दल हैं वो एक साथ आए हैं, एक मंच पे आए हैं और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर बेंगलुरु में मौजूद थे। ऐसे 26 दल। और आज एक तरफ जहाँ एनडीए की बैठक हुई, वहीं एनडीए की बैठक भी इसलिए हुई क्योंकि इससे पहले विपक्षी दलों की बात खूब हो रही थी, लेकिन एनडीए की बात अचानक आई और एनडीए का कुनबा भी बढ़ता हुआ नजर आया। पहले बात हुई कि एनडीए में 19 दल हैं, उसके बाद बात हुई कि एनडीए में 26 दल हैं, फिर बात हुई 30 दल हैं, फिर बात हुई कि 38 दल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह सुबह खूब बरसे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोर्ट ब्लेयर में एक टर्मिनल का उद्घाटन किया और उस टर्मिनल के उद्घाटन के वक्त वो सीधा का सीधा हमला बोल रहे थे विपक्षी दलों पे। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्योंकि दिन की शुरुआत वहीं से हुई है, प्रधानमंत्री के भाषण से ही। आइए सबसे पहले उनके भाषण को सुनते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट सुनते हैं। और चूंकि यहाँ हम कह भी रहे हैं कि बेंगलुरु से पीएम मोदी को सीधी चुनौती, क्यों सीधी चुनौती, तो पहले पीएम मोदी को ही सुन लेते हैं, उसके बाद देखेंगे समझेंगे कि विपक्षी दलों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ समझा है। बहुत कुछ है आज। और अभी जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तब तक बहुत कुछ अपडेट्स भी आपके पास हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्यों इतने उतावले थे, क्यों इतने व्याकुल थे, क्यों इतने परेशान थे, जो उनको बार बार विपक्षी दल याद आ रहे थे, बार बार परिवारवाद की बात कर रहे थे, बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। लेकिन विपक्षी दलों की बैठक जब हुई है, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ऐसे नेता पहुंचे तो उन लोगों ने इन सब का जवाब भी दिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, आइए जरा सुनिए। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा, ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार।
तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा हमला करते हुए नजर आए विपक्षी दलों पर, और विपक्षी दल जो हैं वो भी आज सीधा हमला कर रहे थे यहां से, बेंगलुरु से। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे विपक्षी दल तो सीधा हमला था। इसलिए हम लिख भी रहे हैं कि बेंगलुरु से पीएम मोदी को सीधी चुनौती। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन विपक्षी दलों की बैठक में आज सबसे बड़ी बात यहां निकल के आई है कि अब ये जो गठबंधन है उसका एक नाम हो गया है, नाम दे दिया गया है। पहले आप जानते हैं कि एक एनडीए है और दूसरा खेमा जो था कांग्रेस नीत यूपीए था। लेकिन अब यूपीए की जगह, अब यूपीए आज की तारीख से खत्म है और यूपीए की जगह इंडिया हो गया है। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसके मायने भी समझेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। लेकिन सबसे पहले जब विपक्षी दल बैठक खत्म किए और आए मीडिया के सामने तो किसने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। जल्दी जल्दी जरा रिकैप कर लेते हैं किसने क्या कुछ कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी तक और ममता बनर्जी से लेकर के और केजरीवाल तक, तमाम नेता, लेकिन उद्धव ठाकरे तक। पहले सबसे पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA, now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental इंक्लूसिव अलायंस। तो सुन लिया आपने यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं कि हमने अब यहाँ 26 दल जो हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब इस गठबंधन का एक नाम होगा और नाम ये होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये जो अलायंस है इसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने नहीं बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो नहीं बताया, लेकिन ममता बनर्जी ने न सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बताया बल्कि आगे क्या कुछ करने जा रही हैं, ये 26 दल आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस बारे में ममता बनर्जी ने खुल करके बातें रखी हैं अपनी। जरा आइए वो भी सुन लेते हैं क्या कुछ ममता बनर्जी कह रही हैं, सुनिए जरा। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया?
The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. तो आप सुन रहे थे ममता बनर्जी यहाँ साफ कह रही हैं कि हमारा फोकस जो होगा ये एक नॉर्मल यहाँ के भारत की जनता के ऊपर और पूरा का पूरा जनता के डेवलपमेंट और जनता के विकास की बात होगी यहाँ पे। लेकिन साथ साथ ममता बनर्जी ने चैलेंज किया, सीधा चैलेंज, कि क्या इंडिया को आप चैलेंज कर पाएंगे? हम इंडिया के लिए लड़ेंगे। इंडिया का मतलब जो है न सिर्फ भारत है, न सिर्फ देश है, बल्कि इन्होंने बहुत चतुराई से देश को भी सामने रखा है और एक चैलेंज भी एनडीए को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक कहते थे एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब एनडीए का कुनबा दिखा रहे हैं। 38 जो दल हैं वो एनडीए के कुनबे में, लेकिन 26 दल यहाँ जो चुनौती दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है। ममता बनर्जी के बाद सीधे मंच पे जो बात करने आए वो उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे ने भी क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। उद्धव ठाकरे ने आज डरो मत का नारा दिया, वही डरो मत का नारा जो कभी भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी ने दिया था। राहुल गांधी को भी सुनेंगे, लेकिन पहले उद्धव ठाकरे को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन तो आप सुन रहे थे इस वक्त उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे सीधा नारा दे रहे हैं, डरो मत। उद्धव ठाकरे ने यहाँ डरो मत का नारा दिया और डरो मत के साथ उन्होंने ये भी कहा कि डरो मत, हम है ना। एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, उसी तर्ज पर। और ये जब परिवारवाद की बात करते हैं तो हाँ, हम परिवार बचाने निकले हैं, हम परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, ये देश बचाने के लिए निकले हैं। ये बहुत बड़ी बातें यहाँ कहते हुए उद्धव ठाकरे ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद अगली बैठक, यानी इसी विपक्षी गठबंधन की जो अगली बैठक है वो होनी है अब मुंबई में, महाराष्ट्र में, और उसके लिए होस्ट करने के लिए उस बैठक को वो तैयार हैं। तो मुंबई जो है अब अगली बैठक के लिए तैयार है। लेकिन उसके अलावा जब इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा के लिए तमाम विपक्षी दल मंच पे थे, तो अपनी अपनी बातें रखने के बाद आखिरी में आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बहुत सधे हुए अंदाज में, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, वही तमाम बातें कहीं जो बात उन्होंने हिंदी में कही थी, वही बात अंग्रेजी में कहते हुए नजर आए, लेकिन बहुत सधे अंदाज में।
सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। जरा सुनिए, फटाफट सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ उसके बाद का डेवलपमेंट वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। इंडिया नाम के पीछे की कहानी भी हम बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, ये भी हम समझेंगे हमारे तमाम साथियों से। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो आप सुन रहे हैं राहुल गांधी को। ये लड़ाई जो है इंडिया बनाम एनडीए है और साफ साफ बहुत सदी हुए अंदाज में, सदे हुए आवाज में राहुल गांधी यहां अपनी बात रखते हुए, आखिरी भाषण राहुल गांधी का था। इसके बाद कुछ एक सवालों का जवाब और इसके बाद ये सभा आज विसर्जित हो गई, यानी कि 2 दिनों की जो बैठक थी वो समाप्त हो गई यहाँ बेंगलुरु में। इस संकल्प के साथ जो संकल्प लिया गया है उस संकल्प को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प पत्र आप तक हम पहुंचाएंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बहुत खुले तौर पे तो नहीं है लेकिन बातें कुछ कुछ हैं। जरा इसको सामने लाइए। ये संकल्प पत्र है 26 दलों के नेताओं का। ये संकल्प पत्र हिंदी और अंग्रेजी में बांटा गया है और उसमें जो बातें हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी क्योंकि देश में जो कुछ चल रहा है उसको यहाँ रखा गया है और बहुत शॉर्ट में। लेकिन इस शॉर्ट को अगर विस्तार दें तो बहुत, यानी कि 1-2 किताबें तो आप लिख ही लेंगे, इतनी सारी चीजें इसमें हैं। खुद आप देखेंगे तो दोस्तों ये अलग चीज है, लेकिन यहाँ तक पहुंचे उससे पहले आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथियों को। जो यहाँ 2 साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। दोनों को स्क्रीन पर ले आइए। ये दोनों साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में स्टूडियो में जुड़े हुए हमारे 3 साथी, उनसे भी आपका परिचय करवाता हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। 3 साथी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और 2 साथी यहाँ बेंगलुरु में हैं। बहुत ही खुशनुमा मौसम है बेंगलुरु का और उसमें खुशनुमा बातें हो रही थी, लेकिन खुशनुमा माहौल शायद उधर दिल्ली में भी रहा होगा जहां एनडीए की बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है। अब सीधा जल्दी से आना चाहता हूं और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जिनको इंतजार था कि बेंगलुरु से क्या कुछ लेकर के हम आते हैं, वो आप तक हम पहुंचाने के लिए अब इस मंच को ओपन करते हैं। आप सबका पहले स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जो साथी
जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, क्या कुछ देखा जाए इस डिक्लेरेशन में? जो कुछ भी है शकील जी वो तो आप देख ही रहे हैं और इस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले ये इंडिया नाम आया कहां से, कैसे, क्या सोच करके ये इंडिया नाम आया? देखिए, ये इंडिया नाम कहाँ से आया ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अभी तक जो था वो मीडिया कांग्रेस की और विपक्षी दलों की फिरकी लेता था। आज विपक्षी दलों ने ये नाम दे के पूरे मीडिया की फिरकी ले ली है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज सारा का सारा मीडिया कह रहा है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। इंडिया नाम ने उन्हें ऐसा चमकृत किया, इतना उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि ये नाम ऐसा है कि जिसको न तो वो छुपा सकते हैं और न वो बता सकते हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा क्योंकि ये नाम जो है 26 दलों के गठबंधन का नाम है। तो आज की तारीख में सारे मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो इसी नाम की। और हम जो बात अक्सर कहते थे कि जिस तरह मोदी जी बैटिंग करते हैं, मोदी जी 9 साल से नैरेटिव पैदा कर रहे थे, उसको पेश कर रहे थे, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल नहीं कर पा रहे थे। मगर अब कांग्रेस समझ गई है कि टिट फॉर टेट, जैसा माहौल है, जैसा देश है, वैसा भेष, तो उसने भी अब उसी स्टाइल में राजनीति करना शुरू कर दी है। और कल से ये जो मीटिंग हो रही थी, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था कि अलायंस का नाम ऐसा क्या रखा जाए जो लोगों को याद रहे, उनके जहन में चिपक जाए, उन्हें पसंद आए और जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े। तो अब इसमें कई बातें हैं, इसको आप अंदर मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हो रही है, किसने क्या कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने इस नाम का प्रस्ताव किया था और जिसे राहुल गांधी ने तत्काल अपना सेकंड किया कि हाँ ये नाम जो है बहुत ही सुंदर है। बहुत बड़ा आप बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग है ये। और भाई कई लोग इस बात को पूछ रहे थे, यहाँ भी पूछ रहे थे शकील अख्तर जी कि आखिर ये नाम आया कहाँ से, किसने प्रपोज किया। आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने प्रपोज किया और सेकंड किया है राहुल गांधी ने। तो ये इंडिया नाम जो है राहुल गांधी ने सेकंड किया है, उस पर ठप्पा लगाई है 26 दलों के नेताओं ने, लेकिन ममता बनर्जी ने इस नाम को प्रपोज किया है। शायद इसलिए वो बहुत ही उत्साहित नजर आ रही थी इस नाम को लेकर। जी हाँ, उत्साहित नजर आ रही थी और उन्होंने बाकायदा एक भाषण दिया और इस नाम की पूरी व्याख्या की। लेकिन एक बात हम फिर से बताना चाहेंगे कि ये नाम अंदर तय हुआ है और इसके बारे में कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता। कई लोगों के कई नाम थे, कल से कम 6-7 नाम डिस्कशन में आए हुए थे और हर नाम पे चर्चा हो रही थी। किसी में कुछ जोड़ा जा रहा था, किसी में कुछ घटाया जा रहा था, लेकिन इस नाम में जोड़ने घटाने की बात नहीं आई क्योंकि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंडिया नाम अगर हम रखें तो कैसा रहेगा। तो इंडिया नाम अगर हम रखें तो कैसा रहेगा, आइडिया तो एकदम क्लिक हुआ। और फिर उसके बाद आई से क्या बनाए, एन से क्या होना है, डी से क्या होना है। कांग्रेस और विपक्ष का दिमाग अब इस तरह की चीज़ों में चलने लगा है। जैसे मोदी जी शब्दों की जगलरी करते थे, खेल बताते थे कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब वो काम कांग्रेस ने किया है क्योंकि आज देश का माहौल ऐसा बन गया है। लोग हेडलाइंस पे चल रहे हैं, लोग जो है इस तरह की जगलरी पे चल रहे हैं और लोगों को ये इतना पसंद आ रहा है कि जब से ये नाम रखा गया है तब से सब इसी खोज में लगे हुए हैं कि ये नाम क्यों रखा गया। नाम देने वाला जो था, जिसे नामाकरण संस्कार कहते हैं हमारे यहाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट संस्कार होता है हिंदुस्तान के अंदर। पार्टी वार्टी भी होती है इसकी, कांग्रेस ने तो कोई पार्टी दी नहीं है, अभी विपक्षी दलों ने तो कोई पार्टी दी नहीं है। तो ये नाम जो है बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है और इसका बहुत असर रहा है। और दूसरी बात,
दो बातें आज की सबसे खास है। एक दोबारा आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ, जरा एक कमेंट सबसे लेता हूँ। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आप, मैं समझ रहा हूँ बताने वाले हैं आप, एक कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा, ओपनिंग कमेंट प्रशांत टंडन जी, कि इंडिया नाम की तो बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया में जो कुछ चल रहा है, इंडिया नाम का मतलब है, जो दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये है विपक्षी 26 विपक्षी दलों का गठबंधन का नामकरण आज हो गया है। आगे क्या कुछ होगा उसकी रूपरेखा जो है वो इस कागज में है, और ये कागज बहुत महत्वपूर्ण है। समझना चाहता हूं आपसे, आपने क्या कुछ देखा है, कैसे ये कागज कैसे इतना इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में? देखिए राजीव जी, सबसे पहले कि मोदी जी ने आज सुबह पोर्ट ब्लेयर में जो वर्चुअल मीटिंग में कहा विपक्षी नेताओं के बारे में, क्या नरेंद्र मोदी अब इंडिया के बारे में, ये जो गठबंधन है इसका नाम इंडिया है, उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? मुश्किल आएगी। ये कम्युनिकेशन चैलेंज आ गया है इस नाम के साथ। एक तो ये बात, दूसरी बात, इसमें जो इसका जो फुल फॉर्म है डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, यानी समावेशी विकास, ये वही समावेशी विकास है जिसको आप अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये मोहब्बत की दुकान, यही समावेशी है कि सबको साथ में लेकर चलना है। और इस देश में पिछले 9-10 साल से नफरत की आंधी, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, बीजेपी के आरएसएस के लोग शामिल हैं, तमाम उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। तो ये जो नफरत की आंधी मुसलमानों, दलितों, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ चल रही थी, और देश के कोई भी जो भी संविधान की बात करे उसको कुछ भी कह देना, तो अब वो वहाँ वो पीछे चला गया है। और एक और बात पीछे गई है राजीव जी, आज एक हेडलाइन, हम आपने भी 50 प्रोग्राम बना दिए होंगे, विपक्षी एकता क्या होगा। अब विपक्षी एकता नामक जुमला चला गया हिस्ट्री में, इतिहास में। अब तो जो बात होगी वो इंडिया की होगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने खुद आज अपनी परसेप्शनल हार जो है वो स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैरेलल एक मीटिंग बुला ली। वो मीटिंग बुलाना ही अपने आप में ये स्वीकार करना था कि हम गठबंधन से को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब हम गठबंधन की राजनीति में जाएंगे। अभी तक कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेले खिलाफ सब, शेर अकेले चलता है, तमाम इस तरीके के जुमले। अब वो गठबंधन की राजनीति में मजबूर हो गए और आज वो एनडीए की बात कर रहे हैं। तो अब वो एनडीए बनाम इंडिया ये ही चलेगा। तो इसमें ये एक परसेप्शनल हार आज मोदी जी की हो गई। अब वो 2024 में क्या होगा वो तो भविष्यवाणी की बात है, लेकिन आज का दिन तो इंडिया का ही रहा और एनडीए का नहीं रहा। आज का दिन इंडिया का रहा, एनडीए का नहीं रहा। और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, यहाँ की तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सब तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, आप लोग देख भी रहे हैं इस कार्यक्रम को। और इंडिया बनाम एनडीए कैसे देखते हैं, इस नाम को किस रूप में आप देखते हैं रविकांत जी? एनडीए की बैठक भी आज हुई है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया है उस भाषण को भी आपने देखा, सुना, और हमने वे भी सुनाया। भाषण में वो अवधि कविता का जिक्र कर रहे हैं, एक फिल्मी गाना का जिक्र कर रहे हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम बातों पर आज विपक्षी दल ने जोरदार हमला बोला है। कैसे देखा जाए इंडिया बनाम एनडीए? देखिए, पहली बात तो ये कि राजीव जी, जो खुशनुमा माहौल में आप हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह का खुशनुमा माहौल अब उत्तर भारत में भी हो। दूसरा, जो मोदी जी ने भाषण दिया है, नो डाउट उसकी स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन उससे अच्छा मोदी जी का अभिनय है। बहुत शानदार अभिनय उन्होंने किया है, पहले की तरह जैसे वो करते रहे हैं। बाकी थोड़ा अगर आप तुलना कीजिएगा राहुल गांधी के आज के भाषण से, तो दोनों लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और दोनों लोगों का जो बात करने का लहजा है, उसमें ही आप फर्क देखेंगे कि आज हुआ क्या है। ये इंडिया बनाम जो एनडीए है, उसमें
राहुल गांधी किस तरह से सहज और बेहद बौद्धिक ढंग से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो एनडीए बनाने के लिए मजबूर हुए हैं मोदी जी, वो मोदी जी पोर्ट ब्लेयर में एक सरकारी आयोजन करते हुए वहां से भी विपक्षी दलों को कोस रहे हैं, और जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं और उसमें जो बातें वो कह रहे हैं वो बातें कितनी हास्यास्पद लग रही हैं, और मोदी जी की वो खीस बता रही है कि वो कितने डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने जो काम किया, अब जो आपने सवाल पूछा था कि इसका मतलब क्या है, मैं सीधा उस पे आता हूं। बेहतरीन परसेप्शन, अगर आप देखिएगा इंडिया नेशनल, भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रवाद की बात करती है। कौन सा राष्ट्रवाद? अगर उनकी विचारधारा के आधार पर कहा जाए तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और उसके अंदर है वो हिंदू राष्ट्रवाद। जबकि कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास समावेशी राष्ट्रवाद का है। तो एक तरफ तो वो भारतीय राष्ट्रवाद जिसकी बात कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है और विपक्ष के वो तमाम पार्टियां करती रही हैं, उसको उन्होंने आज अपने इस गठबंधन के उसमें शामिल कर लिया। दूसरा, फोकस क्या होगा, आप उसके मर्म को, उसके संकेत को, उसके उद्देश्य को समझिएगा। वो उद्देश्य होगा डेवलपमेंटल इंक्लूसिवनेस, माने विकास पर आधारित होगा। वो धर्म, जाति, पाखंड, इस सब की राजनीति नहीं, बल्कि विपक्ष डेवलपमेंट की बात करेगा। और डेवलपमेंट भी कैसा? डेवलपमेंट ये नहीं जो राहुल गांधी ने कहा कि कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में वो पैसा जा रहा है इस देश का। डेवलपमेंट भी होगा तो इंक्लूसिव होगा, समावेशी विकास होगा। उसमें आदिवासी भी, जो उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कहा था कि वो वनवासी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो जंगली समझते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का भी डेवलपमेंट हो। वो डेवलपमेंट जिसके जरिए दलितों का पिछले 70-75 साल में मिडिल क्लास एक बनकर के उभरा है, तो वो शिक्षा, वो नौकरियां और वो संसाधन जिस पर उन सब का हक है, वो कुछ चंद लोगों का नहीं, चंद समुदायों का नहीं, एक सीमित वर्ग का नहीं अधिकार होगा देश के संसाधनों पर, बल्कि देश के समूचे लोगों का वो अधिकार होगा। इसलिए वो समावेशी रविकांत जी, बस इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। रविकांत जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी बात को, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा पत्र न कहें संकल्प पत्र जो है, वो उस संकल्प पत्र में साफ साफ ये 26 दल जो है, यानी अब जो इंडिया है, वो उनका लिखना है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एक साथ आए हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं और पहले कदम के रूप में जाति जनगणना को लागू करें। ये इस संकल्प पत्र में है। जी, बस ये आप चूंकि ये बात रख रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ऑलरेडी इस संकल्प पत्र में ये 26 दल, यानी अब जिसे इंडिया कहा जाएगा, वो ये बात लिख चुके हैं। जी राजीव, देखिए, मैंने तो वो संकल्प पत्र नहीं देखा था, लेकिन मैं जो उस शब्द की जो व्याख्या कर रहा हूं वो वही चीज है। तो इस देश का जो भी नागरिक है, जो चेतना संपन्न है, वो इस बात को समझेगा कि ये जो अलायंस है उसका अपना मकसद क्या होगा। और ये जो आपने संकल्प सुनाया है वो वही है जो रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में अधिकांश बातें उसमें कही गई थी, लेकिन जो उसमें ऐड की गई है चीजें, वो मुझे थोड़ी और प्रेरक लग रही है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को जिसके साथ हमला हो रहा है, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित हो या इस देश के मुस्लिम हो, और मुस्लिम में इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो राजन सच्चर की कमेटी ने कहा था कि इस देश का सबसे कमजोर तबका मुस्लिम है और उसके लिए आप कहते हैं कि वो देश के लिए खतरा है। इस देश का काश्तकार, इस देश का जो मोटरसाइकिल ठीक करने वाला वो मैकेनिक, क्या देश के लिए खतरा है? इस देश में लोगों की सेवा करने वाला, जो मजदूरी करने वाला, क्या देश के लिए खतरा है? ये सवाल इस अगर संकल्प पत्र में उठा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैसेज यहां से जाना चाहिए, चाहे उसमें अल्पसंख्यक हो या आदिवासी हो या दलित हो या पिछड़ा हो। पिछड़ों की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है जातिगत जनगणना की, क्योंकि दलितों की जनगणना होती है, आदिवासियों की जनगणना होती है और अल्पसंख्यकों की भी जनगणना होती है। ओबीसी का सेंटर पॉइंट है जातिगत जनगणना, क्योंकि कुछ जातियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के खुद राजनाथ सिंह इस बात को कह चुके हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये सरकार किस बात को लेकर के डरी हुई है कि साहब नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे?
इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि देश के संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया है, कुछ समुदायों का कब्जा हो गया है, एक वर्ग का कब्जा हो गया है। जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई बढ़ी है, क्यों इतनी चौड़ी हुई है, इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इसमें जो है डेवलपमेंटल इंक्लूसिव है, वो यही है कि समावेशी विकास हो इस देश का। और इस देश में भारतीय जो राष्ट्रवाद है, जो 15 अगस्त 1947 को रणभेरी में, जो उस भोर में जिसके लिए संकल्प लिया गया था, जिसके लिए नेहरू जिन्होंने कहा था कि अब हम एक नियत से साक्षात्कार कर रहे हैं, और जो भोर होगा वो भोर तिरंगे के फहराने से लेकर के देश में जो राजनीतिक आजादी आएगी, वो इस देश को समावेशी विकास उसमें पैदा करेगी। वही संकल्प मुझे लगता है एक नए रूप में इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान का पहला अनुच्छेद भी है। तो संविधान को बचाने का संकल्प भी इसमें है। जिस तरह से संविधान पर अटैक हो रहा है, वो भी एक भावना इस नाम में शामिल होते हुए दिख रही है। जी राजू। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत। इन लोगों ने भी यही लिखा, हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के हस्ताक्षरित नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। ये पहला सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान से प्रेरित है, संविधान को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बनाए रखने की बात है। ये तमाम बातें इस संकल्प पत्र में दिखाई दे रही हैं। जो आप कह भी रहे हैं, संविधान की जब भी बात आएगी तो संविधान का पहला सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत, हम भारत के लोग, वो यहाँ हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के हस्ताक्षरित नेता, जो नीचे जिनका सिग्नेचर है 26 दलों के नेता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ हो रही हैं। और इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम सीधे उसी होटल से, उस होटल के बाहर, और आप देख रहे हैं ये पीछे जो है ये होटल ताज वेस्ट एंड है बेंगलुरु का, जहां आज जमावड़ा था तमाम दलों के नेताओं का। अब वो जमावड़ा यहां से समाप्त हो चुका है और कुछ नेताओं को जल्दी जल्दी वापस जाना था, जिसमें नीतीश कुमार थे, जिसमें अखिलेश यादव थे, तेजस्वी यादव थे, ये तमाम नेता थे जिनको जाना था, वापस जाना था, इसलिए वो चले गए। लेकिन बाकी दल जो हैं वो उनके नेता यहाँ पे बने रहे। एक बार आना चाहता हूँ दीपक पाचपोर जी के पास में। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप इन आज की बैठक को, और इंडिया बनाम एनडीए, इसकी चर्चा तो अब खूब होगी। जरा आपसे समझूं कि इंडिया बनाम एनडीए कौन किस पर भारी, कितना भारी? राजीव जी, पहले बात तो मैं बताऊं, जो आपने बताया कि वहां का माहौल जो है बड़ा खुशनुमा है, बड़ी अच्छी बयार है, तो आपको मैं बताऊं कि अंग्रेजी के एक बड़े महान कवि हुए वर्ड्सवर्थ, उन्होंने कहा था कि प्रकृति वही व्यवहार करती जो हमारा मूड होता है। दरअसल भारत की फिजा बदल रही है, इसलिए आप जो वहां महसूस कर रहे हैं और हम सब महसूस कर रहे हैं, आप चाहे बेंगलुरु में खड़े हैं, बेंगलुरु की ठंडी हवाएं जो है, वहां की जो बयार है, वो पूरे देश में इस समय जा रही है और लोग जान रहे हैं कि एक नया बदलाव आ रहा है, मौसम जो है वह अंगड़ाई ले रहा है। ये वो लम्हा है राजीव जी जिसका इंतजार पिछले 9-10 सालों से लगातार ऐसे सारे लोग कर रहे थे, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, जिनका समानता में विश्वास है, जिनका बंधुत्व में विश्वास है, जो धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं, कुल जमा की जो संविधान के अनुसार इस देश को चलते हुआ देखना चाहते हैं, वो सब इसका इंतजार कर रहे थे। ये जो संकल्प पत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि ये संकल्प पत्र जो है, इसमें 3 महान लोगों की वापसी हुई है, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद जिन्होंने इस देश को संभाला था। महात्मा गांधी की अहिंसा, विकासवाद, और तीसरा अंबेडकर जी का जो समानता का जो सिद्धांत है, बंधुत्व का जो सिद्धांत है, वो सारा का सारा एक तरह से एक कैप्सूल के रूप में इस संकल्प पत्र में मुझे लगता है कि वो पेश किया गया है। और निश्चित रूप से जो भारत है वो एक नए सिरे से 1947 के राज, जिसका उल्लेख रविकांत जी कर रहे थे, ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, नीति से साक्षात्कार के भाषण में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो पेश किया था और भारत की जो संभावित तस्वीर पेश की थी और बताया था कि देश किस रास्ते पर चलेगा, वह रास्ता जो है जो खराब हो गया था, उस रास्ते पे बहुत टूट-फूट हो गई थी, उस रास्ते को जानबूझकर तोड़ दिया गया था, उस रास्ते का पुनर्निर्माण जो है इस संकल्प पत्र से होता है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि ये नाम है एनडीए वर्सेस इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेल जो है वो बहुत बड़ा शौक में है भारतीय जनता पार्टी के कि इंडिया के खिलाफ क्या कहे। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी बहुत सोच समझकर इस नाम पर हमला करना पड़ेगा।
मुझे एक फिल्म याद आ रही है, चक दे इंडिया, जिसमें कोच जो है सबसे पहले अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों से मिलता है, पूछता है कि तुम कहां से हो, कोई कहता है मैं झारखंड से हूं, कोई कहता है कि मैं बंगाल से हूं, कोई कहता है मैं चंडीगढ़ से हूं, दिल्ली से है। वो कहता है कि मुझे स्टेट्स के नाम सुनाई नहीं देते, मुझे केवल एक नाम सुनाई देता है और वो है इंडिया। आज देखिए इस 2 दिन के समागम में पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई हैं, जिसकी बहुत ज्यादा आशंका थी, और टकटकी लगाए जो है भारतीय जनता पार्टी और जो उसके जो सहयोगी दल है वो देख रहे थे कि क्या इस बैठक में ये जो बुलाई गई है पूर्व यूपीए और अब इंडिया के द्वारा, उसमें क्या जूतम पैजार होगी, क्या लोग अपने अपने राज्यों की बात करेंगे। लेकिन चकदे इंडिया के खिलाड़ियों की तरह सारे लोगों ने अपनी जो प्रांतीय जो आइडेंटिटी है, अस्मिता जो है, उसको उन्होंने भुला दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत ही नाम में ही बहुत भारी भरकम हमला हुआ है, जिसके ऊपर आईटी सेल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ काट निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा वो संभव होती दिखती नहीं है। तीसरी बात कि जिस हिसाब से आज सुबह की वर्चुअल इसमें सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हल्केपन का एक बार फिर से परिचय दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी घबराहट फिर से दिख रही है। देखिए वो एक ऐसे कार्यक्रम में थे जहां पर राजनीति की बात तो होनी ही नहीं थी, क्योंकि आप तो आज ही दिन में एक फिर से अपने एनडीए की बैठक कर रहे हैं, उसमें आपको जितनी आलोचना करनी है अपने विरोधी दलों की, कांग्रेस की, उन सारे लोगों को भ्रष्ट बताना है, परिवारवादी बताना है, पता नहीं क्या क्या बताना है, आप अगली अपनी बैठक में कर लीजिए बाद में। लेकिन वो जिस तरीके से ये उनका इतिहास रहा, ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे मोदी जी का कि वो किसी भी मंच का इस्तेमाल विरोधी दलों को करियाने के लिए करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन शुरुआत हुई है। अंतिम बात जो मैं कहूंगा, देखिए ज्यादातर ऐसे सम्मेलन जो होते हैं वो वहां होते हैं जहां उस पार्टी की सरकार हो। मसलन रायपुर में सबसे पहले उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस का, वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। फिर रायपुर का अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन जो हुआ वहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। फिर इस बैठक को सोचा गया था कि ये शिमला में की जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद अब जो बैठक आपकी हो रही जहां पर आप खड़े हैं वहां पे कांग्रेस की सरकार है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए उद्धव ठाकरे ने चैलेंज दिया है कि अगली बैठक जो है वो महाराष्ट्र में कीजिए। मतलब आप सोचिए कितना हौसला बढ़ा है कि वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है इस वक्त, लेकिन वो कहते हैं कि आइए बंबई में। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद महाराष्ट्र की भी परिस्थिति जो है ऐसी बदलेगी, ये सारी बयार जो है वो बढ़ने जा रही है। विपक्षी दल की जहां सरकार हो वहां पर तो कोई सोच ही नहीं सकता कि हम अपना सम्मेलन करें, लेकिन ये हौसला, ये एकजुटता जो है, जो महाजुटान हुआ है इन पार्टियों का, उसने ये हौसला दिया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इस अगली बैठक जिसके बारे में कहा जा रहा है और नीति गिटी तय हो जाएगी, इसकी जो बारीकियां हैं वो सामने आएंगी, और उसके बाद जो है पूरे देश में एक इंडिया जो है पूरे भारत में अपना जो प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, आंदोलन करेगा। तो 2024 की तैयारियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले लंबे समय तक इस दिन का रेफरेंस दिए बिना, इस दिन का संदर्भ दिए बिना कोई भी राजनीतिक बात पूरी नहीं हो सकती। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दिन का रेफरेंस दिए बिना कोई भी राजनीतिक बात नहीं हो सकती सफल, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन। आज एक नया गठबंधन सामने आया है, गठबंधन का नाम है इंडिया, और इंडिया बनाम एनडीए। 2024 में कौन किस पर कितना भारी होगा इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कैसे ये नाम सामने आया, कैसे विपक्षी दल एकजुट हुए, किसने क्या कुछ कहा, इन तमाम बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज सुबह सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण दे रहे थे, पोर्ट ब्लेयर के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो वहां से कहीं ना कहीं वो पोर्ट ब्लेयर को साधने की कोशिश न करते हुए सीधा का सीधा हमला कर रहे थे बेंगलुरु में हो रहे इस विपक्षी दल के ऊपर, और इस बैठक के ऊपर उनकी नजरें टिकी हुई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है आप सब सुन चुके हैं। राहुल गांधी का सधा अंदाज भी आपने देख लिया। उद्धव ठाकरे की बात डरो मत से लेकर के मैं हूं ना तक
उनकी बात आपने सुन ली और ये तमाम बातें यहाँ बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक उत्साह है। ममता बनर्जी जोरदार हमला करती हुई नजर आई, बहुत ही जोश में नजर आई, बहुत ही उत्साह में नजर आई। तो बहुत कुछ इस चर्चा में भी है। हमारे साथ एक आध साथी और जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, इसलिए जाइएगा मत कहीं। बहुत कुछ हम यहाँ देने वाले हैं, रखने वाले हैं आज इस कार्यक्रम में। आज ये ऐतिहासिक दिन, और जैसा अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे कि जब जब आने वाले चुनाव की बात होगी, 2024 के चुनाव की बात होगी, तो आज के दिन की चर्चा जरूर होगी। बढ़ना चाहता हूं आगे और सीधा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास भी एक कमेंट के लिए, और फिर यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए दोनों साथी, फील्ड रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं और मैदान में डटे हुए हैं प्रशांत टंडन जी और शकील अख्तर जी, दोनों के पास भी आऊंगा। थोड़ी देर बाद श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी परिचय करवाऊंगा, उनसे भी समझेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए आपका नजरिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और उसके बाद राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तमाम लोगों के भाषण को आपने सुन लिया, क्या आज से ही हमलावर देख रहा है आपको विपक्ष? जी राजीव जी, हमलावर है विपक्ष, और काफी तेज हमला जो है वो विपक्ष ने किया है, और इतना तेज हमला है कि इस बरसात के मौसम में एनडीए लड़खड़ा गया है बुरी तरीके से। और अब ये कयास लगाए जा सकते थे कि शायद एनडीए जो अपना कुछ नाम अब बदलेगा। अब एनडीए के सामने राजीव जी बड़ा भारी संकट है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संकट है कि अब या तो इंडिया से लड़ाई लड़ें और या फिर एनडीए का नाम बदले। अब एनडीए का अगर नाम भी बदलते हैं और कुछ तरकीब लगाते हैं इंडिया जैसी ही, तो अब ये संदेश आएगा कि इंडिया ने एनडीए को नाम बदलने के लिए मजबूर कर दिया, और नहीं बदलते और ऐसी जाते हैं तो मजबूरी ये है कि एनडीए को इंडिया से लड़ना पड़ेगा। तो जो कह रही थी ममता बनर्जी कि इंडिया जो है वो एनडीए को हराएगा और इंडिया भाजपा को हराएगा, तो भाजपा और एनडीए तो वैसे ही हारे हुए इंडिया के सामने। अब इंडिया से थोड़ी ना जीत लेंगे। अब इंडिया से जीतने की कोई मंशा पाले, हो सकता है तो पाकिस्तान मंशा पालता है कि इंडिया से हम जीत लेंगे, चीन मंशा पालता है इंडिया से जीत लेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये मंशा पालती है कि इंडिया से जीत लेगी तो पाल लिया मंशा। फिर तो भारतीय जनता पार्टी किस खेमे में खड़ी होगी? उस खेमे में खड़ी होगी जिस खेमे में चीन खड़ा है, जिस खेमे में पाकिस्तान खड़ा है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने बड़ा भारी संकट है कि वो किस खेमे में खड़े हो, लड़ाई उनकी किससे है। तो ये एक बड़ा संकट जो मुझे लगता है कि इंडिया ने खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। राजीव जी, अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का वक्तव्य था, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात राजीव जी थी, आप लोग तो इसका वहां से कर ही रहे थे, वो देखने वाली बात थी कि जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो शुरुआत हुई मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वक्तव्य के साथ, समापन हुआ राहुल गांधी के वक्तव्य के साथ। यानी कि एक चीज तो साफ थी कि इसके पीछे, अब इंडिया के पीछे जो है मूल भावना जो है और जो समावेशी जो इसमें समावेश किया गया है जिस चीज का, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा हावी है। इसका मतलब एक चीज तो साफ हो गई। और जिस तरीके से समापन और शुरुआत दोनों जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही हुए, तो उससे भी ये साफ है कि ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस हो, बाकी सब लोग उसका साथ दे रहे हैं अच्छे तरीके से। और जो ये बातें की जा रही थी और जो शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि सीटों के तालमेल को लेकर के झगड़ा होगा या क्या होगा, मुझे लगता है वो सारी चीजें भी लगभग सुलझा ली गई होंगी। और हो सकता है कि वो अनौपचारिक सहमति बन गई हो किस तरह से चुना जाना है, उसकी घोषणा अभी जो है वो नहीं की गई हो, घोषणा समय आने पर की जाए। और मुझे लगता है कि ये रणनीतिक तौर पर भी सही होगा कि उसकी घोषणा अभी बिल्कुल नहीं की जाए, और चुनाव के समय ही जो है जब लोग सीधे सीधे चुनाव मैदान में जाए तब ये घोषणा होगी कौन कहाँ लड़ रहा है। अभी से इसकी कोई घोषणा करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि है भी नहीं रणनीतिक तौर पर भी। तो आपस में जो गठबंधन करना है, सीटों का तालमेल करना है, वो आपस में लोगों की बातचीत हो जाएगी। अब जो प्रधानमंत्री का राजीव जी भाषण था और प्रधानमंत्री ने जो गाना सुनाया, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की याददाश्त जो अब थोड़ा साथ नहीं दे रही है। जैसा उन्होंने कहा भी था कि उनको पूरा गाना याद नहीं रहा। वो पूरा गाना क्या है राजीव जी? वो ये है, वो दाग पिक्चर थी शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की, और गाना ये है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर है। राजेश खन्ना जो आप फिल्म में अभिनय कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं और जो है वो जाके अपना अफेयर चलाने लगते हैं, उसको उनकी जो है वो इस तरीके की वो बातें आती हैं। तो अब प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे, क्या कहना नहीं चाहते थे, या उनका मतलब क्या था? मतलब उन्हें ये लाइनें याद क्यों आई? मतलब दिल के कोने में कहीं कोई दर्द छुपा हुआ वो निकल आया क्या है? मैं समझ नहीं सकता हूँ क्या हो, तो प्रधानमंत्री समझेंगे। देखिए, कुल मिला के इंडिया ने एनडीए के सामने बहुत गंभीर चुनौती पेश कर दी है, और इस बरसात के मौसम में एनडीए जो है काफी ज्यादा लखड़ा रहा है।
जी बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाला जाने क्या कुछ लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और जो आप बात कह रहे हैं, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे और एक नई दुनिया बसाने की कोशिश एनडीए आज कर भी रहा था। 38 दलों का जमावड़ा दिल्ली में, लेकिन 26 दल क्या उस पर भारी हैं? 38 बनाम 26, कौन कितना भारी? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज एनडीए की जो मीटिंग हुई वो कहाँ हुई? होटल अशोका में। जिस नेहरू को पानी पी पी के कोसते हैं बीजेपी वाले और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिन्होंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लिखते हैं, ये अशोका उन्हीं नेहरू ने बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद भारत में, ख़ास तौर से दिल्ली में, ऐसा कोई होटल नहीं था जो विदेशी मेहमानों के रुकने के लिए उपयुक्त हो। यूनेस्को का सम्मेलन होने वाला था और नेहरू ने 1956 में इस परियोजना को शुरू किया था और वो खुद इसको देखते थे और जल्दी से जल्दी उन्होंने इसको बनाने के निर्देश दिए थे। और ये होटल आज़ादी के बाद की, जो हम कहते हैं कि हमने क्या बनाया, या तो मुग़ल बना गए थे या अंग्रेज़ बना गए थे, तो सबसे पहली सबसे खूबसूरत इमारत हिंदुस्तान में जो बनी है वो अशोका होटल ही थी। और आपको याद होगा कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी, अरुण शौरी जी को एक मंत्री बनाया गया था, विनिवेश मंत्री, और वो अशोका होटल बेचना चाह रहे थे। लेकिन उस टाइम बहुत कोशिशों से, जिसमें होटल की अपनी यूनियन भी थी, बाकी लोग भी थे, उन लोगों की कोशिशों से होटल का बिकना रुक गया। तो उसी अशोका होटल में आज प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बात कर रहे थे। तो कैसी विडंबना है ये कि नेहरू का बनाया हुआ होटल है वो। खैर, दूसरी बात, जो आप नाम की बात कर रहे हैं, तो नाम पे चर्चा जो है 2 दिन की मीटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग हुई। एक बात और बताते हैं आपको। देखिए, दरअसल जब बड़े नेता लोग बैठते हैं तो सब कुछ करीब करीब गोपनीय होता है और वो ऐसी चीज़ें नहीं होती। उनकी आपस की बातचीत की तमाम बातें होती हैं, हंसी मजाक होते हैं और बातें होती हैं, कई सुझाव आते हैं, खारिज होते हैं, स्वीकार होते हैं। तो वो सब बताना या उन पर बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं कि जब नामों की बात हो रही थी, क्या नाम रखा जाए, तो महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम सुझाया था और वो बात काफ़ी आगे तक बढ़ी थी। उनका सुझाव था भारत जोड़ो अलायंस। कांग्रेसियों को बड़ा पसंद आया था ये नाम। भारत जोड़ो राहुल गांधी की यात्रा थी, राहुल को भी बड़ा पसंद आया था यह नाम। दूसरी बात कि ये जो नाम आज रखा गया है, जो ममता बनर्जी का प्रारंभिक सुझाव था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें जो है डेवलपमेंटल पर भी काफ़ी चर्चा हुई। पहले इसके लिए डेमोक्रेटिक नाम भी आया कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लेकिन सारे विपक्षी दल इस बात को आज समझ रहे हैं और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि राजनीति किस नाम पे हो रही है। पिछले 9 साल से राजनीति विकास के नाम पे ही हो रही थी। तो कांग्रेस के लोगों ने वहाँ कहा, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा, हम इस टाइम में इन सब चीज़ों में बहुत बारीक बारीक बातें हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर नकली विकास को चैलेंज करना है और असली विकास लाना है तो हमें अपने नाम के साथ भी डेवलपमेंट शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। तो वो डेमोक्रेटिक के बदले डेवलपमेंटल जो है वो नाम यहाँ पे आया। और दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि इस मीटिंग की जो 2 खास बातें हैं, एक तो ये मीडिया में छाई हुई है, ये नाम पे ही सारे लोग उलझे हुए हैं और बहुत सारी बातें हैं। अभी हम आपको कुछ और भी बातें बता सकते हैं इस नाम को लेके, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगली मीटिंग कहाँ होगी, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। और ये एक बड़ा साहसिक निर्णय था, जिसे कहते हैं कि बॉलर के सर के ऊपर से उठा के छक्का मारना आधी पिच पे आके, वो काम आज इंडिया ने किया है। इंडिया मतलब नया गठबंधन। उन्होंने कहा कि हमने 2 मीटिंगें कर ली, पहली पटना में जहां हमारा अपना शासन था,
जहाँ पे नीतीश कुमार और तेजस्वी और लालू जी थे। दूसरी बेंगलुरु में जहाँ भी हम जीत के आए हैं। तो जहाँ सरकारें होती हैं, मीटिंग करना आसान होती है, सारी सुविधाएं होती हैं, किसी परेशानी की बात नहीं होती। आपको याद होगा कि कांग्रेस महंगाई पे एक मीटिंग कर रही थी दिल्ली में, तो उसे रामलीला मैदान नहीं दिया गया था। कांग्रेस को महंगाई पे एक रैली करने के लिए जयपुर जाना पड़ा था और जयपुर में उसने मीटिंग की थी। तो इसी तरह जब ये बात हुई तो उद्धव ठाकरे ने, ये उद्धव ठाकरे की हिम्मत और साहस है, और शरद पवार का, उन्होंने कहा हमारे यहाँ आइए इस बार और हम करेंगे। तो इस बात को लेकर चर्चा हुई काफ़ी कि देखिए वहाँ जो सरकार है वो तो आपको तोड़ रही है, शिवसेना को तोड़ लिया और शरद पवार जी आपको भी तोड़ लिया, और वहाँ पे हमारा सम्मेलन होगा, बड़े व्यवधान आ सकते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं, हम लोग हैं। और यहाँ एक छोटी सी बात और बता दें कि इतना भरोसा उद्धव ठाकरे को क्यों होता है। उद्धव ठाकरे का भरोसा ये है कि वहाँ पे उनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बड़ी मजबूत है। सब कुछ टूट सकता है, लेकिन अगर जिस होटल में वो करेंगे तो वहाँ पे सारी के सारे जो वर्कर हैं वो उद्धव के साथ रहते हैं। इसलिए उद्धव इन सब चीज़ों से घबराते नहीं है। उद्धव जो मुकाबला कर रहे हैं वो उनके जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत से कर रहे हैं। तो उद्धव ने ये चैलेंज स्वीकार किया, शरद पवार ने चैलेंज स्वीकार किया कि तीसरी मीटिंग हम उस प्रदेश में करके बताएंगे जहाँ इनका शासन है और जहाँ ये हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से हम देश को एक संदेश देंगे। तीसरी मीटिंग होने वाली है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और उसके बाद दिल्ली की बात भी हो रही है। लेकिन दिल्ली तक तो अभी आना बाकी है। महाराष्ट्र में जो कुछ होगा उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। समझने की कोशिश जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। कैसे देखा जाए इस अलायंस को, कैसे देखते हैं आगे के डेवलपमेंटल इश्यूज को, कैसे देखते हैं आगे की रणनीति को, कैसे देखते हैं 2024 को? देखिए, सिद्धांत की बात तो हमारे मित्रों ने कर दी, शुरुआत में मैंने भी की। अब जरा राजनीति की बात करते हैं। राजनीति, इसमें जो राजनीतिक नंबर गेम है वो क्या है। अब पहले एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में जो 38 दल हैं, उन 38 दल में केवल 12 ऐसे दल हैं जिनकी मौजूदगी लोकसभा में है। बीजेपी जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा दल है उसमें। उसके बाद उसमें 8 ऐसे दल हैं, उन 12 में से 8 जिनका एक ही सदस्य है केवल लोकसभा में, सिर्फ एक। और 24 ऐसी पार्टियां हैं जो लोकसभा में है ही नहीं, जीरो। इस 38 में 24 ऐसी पार्टियां हैं जिनका वजूद नहीं है लोकसभा में। तो आपने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन की लिस्ट उठाई क्षेत्रीय पार्टियों की, और एक आनन फानन में आपने कांग्रेस को या ये विपक्षी गठबंधन को जवाब देने के लिए एक आपने समानांतर एक बैठक बुला ली बिना तैयारी के। दूसरी आप देखिए कि जो एक और जो है, अब आप देखिए जो इंडिया गठबंधन बना आज। अब इंडिया गठबंधन का जो मामला है वो क्या है। देखिए, इसमें 11 ऐसे दल हैं जिनकी सरकार, 11 सरकारें, 11 राज्यों की सरकारें, 11 राज्यों की सरकारें आज इस होटल में पीछे मौजूद थी। भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पार्टीज, 6 में से 3 यहाँ थे। तो एक बड़ा जो राजनीतिक समीकरण है, बड़ा कैनवास है और बड़ी राजनीति। और सारे नेता, आप देखिए ना, मंच पे कौन बैठा था? पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और कुछ जो गए, लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये सब अपने अपने इलाकों के धाकड़ लोग हैं। ये मासेस के लीडर हैं। अब ये संदेश जा रहा है, आप देखिए ना, कि वो जो 24 दल जीरो, ये संदेश तमाम सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना चाहिए। ये संदेश बहुत गहराई से जाएगा। दूसरा चीज ये राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो यहाँ से संदेश निकलेगा, इंडिया का नाम, जैसे शकील जी ने बताया कि कितना वो रेजोनेट कर रहा है। उसके अलावा जो इतना बड़ा मास लीडर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और अब विपक्षी एकता पीछे चली गई, अब एक नाम आ गया है। अब
बहुत सारे जो फोर्सेस हैं उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, या कुछ उद्योगपति हैं, या मीडिया का एक हिस्सा है। इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को आज हम लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा, उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक ढंग से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब वो बहुत गहरा संदेश यहाँ से जा रहा है और ये इसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब वो जो जनता की राय है उसमें, जी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जनता की राय जो है वो एक अलग अंदाज में है। जनता के बीच जाने का संकल्प लेकर के ये तमाम 26 विपक्षी दल जो हैं वो आज सामने आए और एक मंच से उन्होंने अपने इस गठबंधन का नाम जो है वो घोषित कर दिया और गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस अपने आप में बड़ी चीज है। और जैसा भी शकील अख्तर जी बता भी रहे थे कि पहले डेमोक्रेटिक अलायंस की बात हो रही थी, लेकिन डेमोक्रेटिक न कह करके डेवलपमेंटल क्यों कहा गया है, इस पर इन्होंने विस्तार से बताया। एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, अब यहां से आगे मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो कुछ हुआ है उसमें अब क्या कुछ निकल रहा है? देखिए, उससे जो सबसे बड़ी चीज निकल रही है वो ये है कि मोदी जी जो हैं अब बैकफुट पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 9 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस या विपक्ष एजेंडा सेट करे और मोदी जी उसको फॉलो करें। अभी तक हो ये रहा था कि एजेंडा जो है मोदी जी सेट करते थे और जाने अनजाने में विपक्ष उसको फॉलो करता था। देखिए, राजनीति में हमेशा वो जीतता है जिसका एजेंडा चलता है। आपको इंदिरा गांधी की याद होगी, इंदिरा गांधी ने कभी अपना एजेंडा किसी को नहीं दिया। वो हमेशा बात करती थी गरीब की, वो हमेशा बात करती थी बेरोजगार की, वो हमेशा बात करती थी महंगाई की। तो विपक्ष को जो उन दिनों था, खासतौर से समाजवादी, भाजपा, स्वतंत्र दल, वो बाकी बहुत सारे दल जो थे, उनको अपने इमोशनल इश्यूज पे आने का कभी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि इंदिरा गांधी करती थी जमीन की बात। और इन लोगों के लिए वो एक टर्मोलॉजी इस्तेमाल करती थी हमेशा, वो कहती थी दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी लोग हैं ये लोग अमेरिका परस्त लोग हैं ये। तो उसका जनता में बड़ा असर होता था और ये लोग उसी एजेंडे में चलते रहते थे। अब बीजेपी उन दिनों या स्वतंत्र पार्टी उन दिनों, आपको इंडिया नाम से वो फिर से एक दूसरे इस एजेंडे में आगे बढ़ते हुए दिखाई हाँ, अब एजेंडा विपक्ष के पास आ गया है। देखिए ना आप कि जो मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, और हमने बताया कि 2014 के बाद और 2019 के बाद जितने बड़े बड़े राजनीतिक लेखक थे वो सब लिखने लगे थे, अखबारों के संपादक ही लिखने लगे थे, टीवी में मीटिंगें होने लगी थी, गठबंधन की राजनीति खत्म, मतलब एक मोदी जी की राजनीति अब चलेगी। लेकिन आज वहां पे अशोका में जो हमने बताया कि नेहरू जी के बनाए होटल में उनको वहां पे एक मीटिंग करना पड़ रही है और उसमें सारे लोगों ने फोटो देख लिए, वो सब आ गए हैं कि कैसे कैसे पार्टियों के नेताओं को, जिनसे बेचारों को टाइम भी नहीं मिलता था कभी बात करने का, हम क्या बताएं आपको, बीजेपी के नेताओं को नहीं मिलता, उनसे गले मिल रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं। तो ये जो एनडीए के माइंडसेट के लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये उन लोगों को सबको बधाई कि उन लोगों को मोदी जी का और अमित शाह जी का सानिध्य मिल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि अब जो है तीसरे मोर्चे की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं, सीधी लड़ाई है। अब सीधी लड़ाई में किसको फायदा होगा ये आगे बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मौजूद हैं गर्ग साहब यहाँ मुंबई के ताज वेस्ट एंड होटल के बिल्कुल बाहर मीटिंग समाप्त हो गई है और इस मीटिंग में जो कुछ निकल के आया है इस विषय में आप तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, सुन चुके होंगे। एक 26 दलों का गठबंधन बन चुका है। इस गठबंधन का नाम सामने आ चुका है और नाम है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और आज बहुत जोश में थी ममता बनर्जी, उनके साथ साथ जोश में दिखे उद्धव ठाकरे
राहुल गांधी बहुत सधे अंदाज में भाषण देकर गए और मल्लिकार्जुन खड़गे तो थे ही, और तमाम नेता, शरद पवार भी मंच पे मौजूद थे। तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और कहीं न कहीं इन तमाम नेता और एनडीए पर था। अब यहां से आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपका नजरिया अब मुंबई में मीटिंग होने वाला है, अगली मीटिंग होगी मुंबई में, उसकी घोषणा भी हो गई है। उद्धव ठाकरे ने भी अपनी मंच से ही इस बात की घोषणा की और उनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया कि हम लोगों ने अब तीसरी मीटिंग जो है वो मुंबई में करने का प्लान बना लिया है। मुंबई में जो कुछ होगा वो तो हम पहुंचाएंगे ही, लेकिन जो बेंगलुरु में हुआ उस पर आपका नजरिया, आपके विचार सुनना जरूर चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि यहां से आप क्या कुछ देख रहे हैं। क्या ये गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये नाम जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, लोगों पे इम्पैक्ट छोड़ेगा, अपनी छाप छोड़ेगा? और अभी थोड़ी देर पहले ये दिखा भी रहा था, ये आपके सामने भी रखना चाहूंगा। यहाँ जो संकल्प पत्र है ये हमारे हाथ में है। इस संकल्प पत्र में एक छोटा सा संकल्प पत्र है, लेकिन इस संकल्प पत्र का जो पहला सेंटेंस है गर्ग साहब, उसमें साफ लिखा है इंडिया के से संबंधित 26 राजनीतिक दलों का सामूहिक संकल्प है। और इस संकल्प पत्र में लिखा जा रहा है, हम भारत के वी द पीपल ऑफ इंडिया उसी तर्ज पर, या हम भारत के लोग उसी तर्ज पर, हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के हस्ताक्षरित नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प करते हैं। यहां से शुरुआत होती है गर्ग साहब। अब आपसे समझना चाहता हूं किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और क्या 2024 के चुनाव से पहले इंडिया जो है वो प्रभावी साबित होगा? मैं आपका सुबह भी मैंने देखा जब आप लोग होटल के सामने खड़े हुए थे, मैं आपको भी सुन रहा था, शकील साहब को भी सुन रहा था और प्रशांत जी को भी सुन रहा था, जब आप इकट्ठे हुए ही थे वहाँ। बाद में भी मैंने देखा आप लोगों को, और मैंने वो जो बैठक है उसमें खड़गे साहब को बोलते हुए भी सुना। ये जो आपने पूरा का पूरा पढ़ाया, जो चार्टर बताया, इसको भी मैंने पढ़ लिया था, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर ही आया था। और जो आपने नाम बताया है इंडिया, उसमें बस केवल मुझे एक चीज समझने की है कि वो डेवलपमेंट शब्द है कि डेमोक्रेटिक शब्द है, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। जो मैंने सुना है वो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस सुना है मैंने। तो आप, ये कई लोगों के मन में है कि वो डेवलपमेंट है कि डेमोक्रेटिक है। मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक ज्यादा इसमें सूट करता है। मुंबई में जो बैठक हो रही है वो बहुत ही जबरदस्त बैठक का एजेंडा है। और मुंबई की बैठक आप देखिए कि शरद पवार को रोकने की कितनी कोशिशें की गई। ये अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल अपने लोगों के साथ जिस तरह से हमला बोला, शरद पवार को 17 तारीख को नहीं पहुंचने दिया बेंगलोर, और पूरी कोशिश थी कि 18 तारीख को भी उनको रोक लें। क्या दबाव रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का शरद पवार को रोकने के लिए और एनडीए को बचाने के लिए, आप कल्पना कीजिए। और ये लोग जब मुंबई में मिलेंगे, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, आप कल्पना कीजिए राजीव जी कि जब ये लोग, नेता लोग, जो नया संगठन बनाया है इंडिया के नाम से 26 लोगों ने, वो जब मिलेंगे मुंबई में, तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या भूचाल आने वाला है। और ये जो सरकार है जो अभी पूरी तरह से भ्रम की स्थिति में है, महाराष्ट्र में हिली हुई है, ये किस तरह से तहस नहस होने वाली है। आपको तो इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए राजीव जी कि इनकी मुंबई के बाद जो बैठक होगी वो लखनऊ में होगी, क्योंकि पटना हो गया, बेंगलोर हो गया, बेंगलोर में करके इन्होंने उड़ीसा, आंध्र और तेलंगाना को मैसेज दे दिया
मुंबई में ये जमा होकर मुंबई को, गोवा को और गुजरात को मैसेज देंगे और उत्तर प्रदेश में जमा होकर ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को संदेश देंगे। आप सोचिए कि भारत की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। आपने और देश ने, आपने सुना होगा देश के प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से अपनी बात कही, आप उनका चेहरा देखिए। एक अकेला सब पर भारी बोलने वाला आदमी, आज उसको 38 दलों की जरूरत क्यों पड़ रही है। देश को शायद जानकारी होना चाहिए कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के अलावा 5 दलों को लिया है। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी है, उनके चाचा की लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी है। 5 पार्टियां हैं। आप सोचिए कि बिहार में कितनी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। आज 17 सीटें हैं। क्या बचने वाला है बिहार में इन 5 दलों के साथ अगर उनको सीटें देना पड़ी। ये जो बनाया है गठबंधन एनडीए का, इसमें ज्यादातर पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं और बिहार की हैं। क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो किया इन्होंने, या एनडीए जो बनाया है, वो योगी आदित्यनाथ से पूछ के बनाया है? और प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए आप। उनकी शुरुआत इससे होती है कि लोग 2024 में हमारी सरकार लाने का निर्णय ले चुके हैं और किस तरह से वो विपक्ष पर आक्रमण कर रहे हैं। हमको स्वागत करना चाहिए राजीव जी। ये 38 पार्टियां इन्होंने ली है, उसका स्वागत करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने इस बाहर से मुक्त हो गए हैं कि अब सरकार को जिताने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने अब एनडीए पर डाल दी है, सफाई के साथ डाल दी। उन्होंने कहा कि अब एनडीए जिताएगा, उसके 38 दल 39 दल जिताएंगे। अगर हार जाती है एनडीए तो उसकी जिम्मेदारी एनडीए पर होगी, बीजेपी अगर हार जाती है। दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी हो, अगर 38 दलों में सीटें बांटना पड़ेंगी, 1-1, 2-2, 3-3 सीटें भी देना पड़ेंगी। अगर 150 सीटें अगर इनको बांट, जैसा आपने देखा चिराग पासवान ने कहा कि उनको 6 सीटें चाहिए लोकसभा की और राज्यसभा की 1 सीट चाहिए। इन 38 दलों को अगर 2-2, 3-3 सीटें देना पड़ी तो आप सोचिए कि जो प्रजातांत्रिकरण होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, ये असल में 38 दल जो हैं विपक्ष बनने वाले हैं, मोदी का विपक्ष बनने वाले हैं। आप इसको इस तरह से देखिए कि आप कल्पना कीजिए कि ये सारे के सारे एक समय अगर इनकी सरकार चली गई तो ये सारे के सारे राहुल गांधी के पास आने वाले हैं, खड़गे के पास आने वाले हैं, नीतीश कुमार और ममता के पास आने वाले हैं। हमको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए इस पूरी की पूरी जो पूरे घटनाक्रम में, कि बीएसपी, बीजेडी, जनता दल सेक्युलर, अकाली दल, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, एआईयूएफडी और ओवैसी की पार्टी, ये दोनों तरफ नहीं है। आप क्या मानते हैं, अगर इनको एनडीए के साथ जाना होता
तो चले नहीं गए होते। क्यों नहीं गए ये लोग? ये सारे के सारे लोग देश की नब्ज को देख रहे हैं और आप पाएंगे, अंत में पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अकेली रह गई है। ये एक बड़ी घटना है। बेंगलोर में आपने प्रधानमंत्री किस तरह से नाराजगी और गुस्से के साथ बोल रहे हैं। आपने देखा खड़गे साहब किस शांत भाव से बोल रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने यही कहा ना कि अभी तक तो आप एनडीए को खत्म कर दिया था, अब आज अचानक से आपने कैसे एनडीए। तो आपका कोई सवाल हो तो पूछिए राजीव जी, मैं तो आप जब कहेंगे तब हाजिर हो जाऊंगा जी। आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, बहुत शानदार विश्लेषण। जी जी, और बहुत शानदार विश्लेषण। गर्ग साहब दोबारा आपके पास आता हूं, जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं यहाँ पर प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो नजर आ रही है वो ये कि जब ये बाहर निकल के अब ये बाहर इंडिया जो नाम आया है बाहर, उसके बाद से एक हलचल मची हुई। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये कम्युनिकेशन चैलेंज, नारे बनाने में, बोलने में, जिस अंदाज में मोदी जी बोल रहे थे उसमें तो बहुत एक चुनौती है बीजेपी के सामने या मोदी जी के सामने। दूसरी बात जो गर्ग साहब कहते हैं कि वो तो तमाम नेता पार्टियां, चाहे वो आंध्र प्रदेश की पार्टी हो, तेलंगाना की पार्टियां हो या और दूसरी पार्टियां हो, वो पार्टियां आज जो 38 पार्टियों की लिस्ट आई उनमें वो क्यों नहीं है? ये छोटी ही पार्टियां क्यों हैं? इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो पार्टियां नहीं आई हैं वो पूरे राज्य के स्तर पर उनका जनाधार है, और जब वो जनाधार राज्य के स्तर पर है तब उनके वोट बैंक को प्रभावित करेगा मोदी जी का साथ, चाहे वो माइनॉरिटी के वोट हों, चाहे वो हाशिए के समाज के वोट हों। जिसकी बात हो रही है इंक्लूसिव इंडिया की, इंक्लूसिव जो समावेशी भारत है, उसकी बात तो ये इसलिए नहीं आ रहे हैं। वाईएसआरपी या बीआर या और जो पार्टियां हैं जिनका राज्यव्यापी आधार होगा, जिनको कल सत्ता में आना है, इंक्लूडिंग तेलुगु देशम पार्टी जिससे बीजेपी की बात भी हो रही थी, या अकाली दल। हमको नहीं भूलना चाहिए किसान आंदोलन के समय किस तरीके की बातें मीडिया ने और बीजेपी के लोगों ने सिखों के बारे में की, किसानों के बारे में की। अकाली दल को उन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप जो है वो लिंचिंग आपके लोग कर रहे हैं और आप इस तरीके के नारे दे रहे हैं, और तब तेलुगु देशम पार्टी को जवाब देना पड़ेगा अपने मतदाताओं को, इसलिए ये साथ नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती मोदी साहब के सामने एक और आ गई है कि उनका जो विस्तार है एनडीए का, वो अब वो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट निकाल के ही होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, क्या इसका असर ये जो चुनाव है विधानसभा के चुनाव, उस पर भी होते हुए देखते हैं क्या आप? राजीव जी, बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों पर ये जो आज की घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण है घटना। इसका देश की राजनीति पर भी बहुत असर पड़ेगा और तीनों राज्यों के चुनाव पर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मैं आपके दर्शकों के लिए केवल एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं, हो सकता है सबको पता हो, कि नोएडा के एक बड़े चैनल ने एक सर्वे करवाया, और वो सर्वे नोएडा का जो चैनल है वो गोदी मीडिया का एक बड़ा चैनल है, नाम नहीं ले रहा हूँ, और वो बहुत बड़े पति के पास है वो चैनल। उन्होंने 35,000 लोगों का सर्वे किया, मतलब लोगों से, दर्शकों से पूछा कि आप बताइए कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये मोदी को हटाने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे। 85% लोगों ने कहा कि हाँ होंगे,
और वो उन्होंने सर्वे दिखाया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नोएडा के किसी गोदी स्थापित चैनल के लिए ये बात दिखाना। इसका मतलब है कि जो गोदी मीडिया है उसने इस चीज को महसूस कर लिया है कि दरार आ गई है, और ये जो दरार है ये अब लंबी चलने वाली है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो कि इनके 37% 38% वोट बैंक को बनाता है, अगर उसमें ये सेंध लग गई इसकी, ये बेंगलोर की बैठक की, और मुंबई में जैसा मैंने कहा, आप सोचिए कि मुंबई में मैंने जिक्र किया कि शरद पवार को यहाँ से रोकने की कितनी कोशिशें की गई कि वो बेंगलोर नहीं पहुँच पाए। आप पूरा का पूरा मुंबई की बैठक गुजरात को, गोवा को, तमाम जगह प्रभावित करने वाली है। और ये जो राज्यों के चुनाव हैं विधानसभा के, मध्य प्रदेश में तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है ही ऑलरेडी, पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। और आप देखिए पार्लियामेंट, आप कितनी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। गुरुवार से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, राज्यसभा में इस सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, इतनी सीटें इनको इतने बहुमत के लिए इतने मत चाहिए वो नहीं है, और इतने सारे बिल इनको लेके आना है। सरकार सुई की नोक पर बैठी हुई है। अगले दिन मतलब गुरुवार से पार्लियामेंट, और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की पिटीशन याचिका पर सुनवाई होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की को राहत मिल जाती है, जैसे कि पूरी देश में उम्मीद की जा रही है, आप कल्पना तो कीजिए कि इस देश का जो मूड है, पार्लियामेंट का जो मूड है, देश का जो मूड है, वो जब नई जो सोमवार को पहला दिन होगा पार्लियामेंट में, और विपक्ष जो है जो यहाँ से बेंगलोर से जाके पार्लियामेंट में खड़ा होने वाला है, आप केवल उम्मीद कीजिए राजीव जी कि ये सरकार कुछ कड़े उपाय लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ विपक्ष के खिलाफ, जैसा कि प्रधानमंत्री की नाराज़गी से आज नज़र आता है, कोई बड़े कदम उठा सकती है। और हमको बेंगलोर की बैठक के बाद खुश होने के बजाय ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बेंगलोर से प्रकट हुआ है, इसकी कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक नहीं कर रहे थे। ये भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी घटना है और घटनाक्रम है, और ये बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने वाला है, बहुत सारे लोगों की राजनीति को प्रभावित करने वाला है, तो विधानसभा के चुनाव को करने वाला है और 2024 को करने वाला है। ठान कर चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं वो हमको अभी पता नहीं है, तो विपक्ष को कई चीज़ों के बारे में तैयारी रखना पड़ेगी। अभी मैं इतना ही बोलता हूँ, आप कुछ बोलेंगे तो मैं और फिर आपके पास आ जाऊंगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं राजीव जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। राहुल गांधी की बस दो मिनट गर साहब आपके पास आता हूं। राहुल गांधी की सजा को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। जरा इधर शकील अख्तर जी, राहुल गांधी को लेकर के भी चर्चा आज हुई क्या इधर? राहुल गांधी पे तो काफ़ी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं राहुल गांधी के बारे में।
जिस केस की आप बात कर रहे हैं उस केस के बारे में भी बात हुई है और इस बारे में भी बात हुई है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल मणिपुर गए हैं उससे कितना प्रभाव पड़ा है, कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है, यही बात हुई है। लेकिन एक बात हम राजीव जी बताना चाहेंगे कि आज का पूरा दिन टॉक ऑफ द टाउन जिसे कहते हैं या आज के दिन की सबसे मुख्य बात जो है वो तो इंडिया है। अभी मीडिया के अंदर, स्टूडियो के अंदर बड़ा ज़बरदस्त घमासान चल रहा है और यहाँ से तो हम लोग देख नहीं पा रहे, वहाँ से जो खबरें मिल रही हैं तो उस पर डिबेट भी शुरू हो रही हैं या डिबेट शुरू होने वाली हैं और एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, शायद उठाया जा चुका होगा कि आप इंडिया नाम कैसे रख सकते हैं। वेरी गुड। जिस पार्टी के कहने से जो लोग ये उठा रहे हैं उस पार्टी के नाम में भारतीय लगा हुआ है, जनता भी लगा हुआ है, भारतीय जनता। आप जनता का नाम ले सकते हैं, आप जनता के वो बन सकते हैं, प्रतिनिधि बन सकते हैं। कितने सारे चैनल हैं, हम कहना नहीं चाहते, सब दोस्त हैं हमारे, सब मित्र हैं, लेकिन कितने चैनलों के नाम इंडिया है आप गिन नहीं सकते। कितने चैनलों के नाम भारत हैं आप गिन नहीं सकते। कितनी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम इंडियन नेशनल लोक दल। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही घबराहट कितने अंदर तक पहुंच गई है सिर्फ एक स्ट्रोक से। ये हर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताते थे, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक होता है वो यही होता है जो आज इंडिया ने खेल दिया। और उस मास्टर स्ट्रोक की वजह से चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो गोदी मीडिया हो और चाहे उनके बहुत सारे दूसरे समर्थक लोग हों, वो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि इस नाम को हम काउंटर कैसे करें। और उसके लिए ये बड़ा मज़ेदार तर्क भेजा गया है, आ रहा है कि आप इंडिया नाम कैसे रख सकते हैं। वो ये भूल गए हैं कि ये नाम तो जाने कितनी कितनी जगहों पे रखा जाता है और ये कहना नहीं चाहिए। मेरे एक छोटा सा उदाहरण और बता दें कि उद्योगपति बड़े बड़े लोग वो हमारे प्रधानमंत्री का फोटो लगा के अपनी व्यापारिक चीजों का प्रचार कर रहे थे। तो ये नाम और ये इनके ऊपर खेलने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से अब डर लग रहा है और इसलिए इस सवाल को उठाया जा रहा है। मगर ये नाम वाकई अद्भुत है और इस नाम का इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ है कि जो इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये नाम जो है इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पैदा कर देगा। जी जी बिल्कुल। गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जो समझूंगा कि क्या ये इंडिया नाम जो है ये मास्टर स्ट्रोक है या इसमें गठबंधन जो है वो फंस गया है, जैसी बात आप बता रहे हैं, शकील अख्तर जी बता रहे हैं। क्या इंडिया नाम को लेकर के भी कंट्रोवर्सी जैसी कोशिश की जा रही है, ये क्या थोड़ा रिफ्लेक्ट दूसरे ढंग से भी कर सकता है? क्या इससे गठबंधन फंस भी सकता है क्या, या ये जुबान पे चढ़ने वाला नाम है? नहीं, देखिए जुबान पर तो अब कुछ नाम का कोई नाम में क्या रखा है राजीव जी, ये तो अब जो लोग किसी ज़माने में टीएमसी था तो अब लोग जानते हैं ममता, टीएमसी यानी ममता। ये जो नाम है इंडिया, ये तो एक भारत को रिफ्लेक्ट करता है। जैसा आपने बताया, पढ़ के भी बताया, जो उनका चार्टर है वो चार्टर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही है। एक सेकुलर इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस तरह की सोशल गारंटीज दी गई हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो नाम को आप क्या करेंगे, कहाँ चैलेंज करेंगे? आप करिए, कोर्ट में करिए, इलेक्शन कमीशन में करिए कि ये नाम नहीं रख सकते, कोई आधार देंगे आप जी। और जिन लोगों ने नाम रखा है उन्होंने बहुत सारे वकीलों से बात करके, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट से बात करके, बहुत सारे पुराने चुनाव आयुक्तों से बात करके, बहुत सारे राजनीतिक दलों से बात करके, और जैसा शकील साहब ने कहा इंडिया टीवी नाम है, इंडिया को लेकर कितने सारे नाम हैं, तो आप क्या बंद कर देंगे? ये सब गोदी मीडिया के नाम हैं सारे के सारे, क्या करेंगे आप? तो
इसलिए ये नाम का तो कोई मतलब नहीं है, और नाम तो जुबान पे चढ़ा हुआ है। किन लोगों के नाम जुबान पर चढ़ना है वो सबको पता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग विवादों में किन चीजों को, किन मुद्दों को लाना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो किन चीजों को बहस का मुद्दा बनाना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी नाम को मुद्दा बनाती है तो वो बहुत, उसकी हंसी उड़ेगी, उसका मजाक उड़ेगा जनता में। पर अगर वो बेंगलोर में कुछ जो बातें हुई है उनको मुद्दा बनाती है, मान लीजिए कि कास्ट सेंसस को लेकर जो सहमति जाहिर की है बेंगलोर में, आप बताइए कैसे जवाब देंगे उसका। आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और बहुत सारी जातियां हैं, बिहार है बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश, क्या करेंगे आप, क्या जवाब देंगे? मुद्दों पर लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये कहना है। इसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो इन लोगों ने उठाया है कि जिस पर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर सके। इसमें हिंदुत्व कहीं लिखा नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में कुछ शब्द नहीं लिखा है। इसमें सेकुलरिज्म लिखा है, तो आप सेकुलरिज्म का विरोध करिए, कहिए कि सेकुलरिज्म हमको मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास, और जिन 38 दलों को आपने अपने साथ शामिल किया है वो दल कौन से हैं? वो पिछड़ी पार्टियों के हैं। मतलब तमाम दल, छोटे छोटे दल जो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश में, ऐसे वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी की बात बेंगलोर में इन लोगों ने कही अपनी बात में। तो आप सोचिए कि चिराग पासवान जिस दल से आते हैं, अगर उनकी बात बेंगलोर में की जा रही है तो क्या एनडीए में उनकी बात का विरोध होगा क्या? चिराग पासवान किस चीज का विरोध करेंगे बेंगलोर में जो बात होती है? तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरोध में है। वो भी उन्होंने कहा है कि मेरा विरोध नीतीश कुमार से था, बीजेपी से नहीं था। तो ये जो पूरा का पूरा जो हुआ है, ये नाम का कुछ नहीं है राजीव जी। ये नाम तो इंडिया लोगों की जुबान पर चढ़ेगा, और ये इंडिया जो नाम है वो देखिए, वो उसकी भावना को समझिए कि दक्षिण भारत में अगर आप कोई ऐसा नाम रखते जिससे दक्षिण भारत पूरा अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या मतलब है आपके एक राष्ट्रीय विकल्प बनने का? जो भारतीय जनता पार्टी है उसको दक्षिण से कोई मतलब नहीं है। उसको केवल अपने हिंदी भाषी क्षेत्रों के 37% वोट चाहिए, उसको बाकी 63% भारत से कोई मतलब नहीं है। तो वो अपनी हिंदी अस्मिता को लेकर या अपने हिंदी के अलंकार को लेकर, विशेषण को लेकर अगर कायम रहते हैं, पर इंडिया शब्द जो है वो केरल में चलेगा, आंध्र में चलेगा, तमिलनाडु में चलेगा, उड़ीसा में चलेगा, पूरे के पूरे भारत में चलेगा, तो इसलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी किस चीज को मुद्दा बना ले, वो तो आप कुछ भी मानकर चल सकते हैं। उसमें कोई वो 2024 तक आप पाएंगे कि वो हर एक चीज को मुद्दा बनाकर चलेंगे। और जो लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से ये लोग, पहले अकेले थे तो ज्यादा घबराए हुए थे, अब 38 साथ हो गए तो और ज्यादा घबराने लगे हैं। तो ये एक, जबकि इनको ताकतवर महसूस करना चाहिए अपने आप को, पर ये एक अजीब सी बात है कि और ज्यादा लोग हो गए तो ज्यादा घबराने लगे। तो इसलिए ये एक, देखिए राजनीति एक नए दौर में चली गई है राजीव जी, और जो पूरी की पूरी कमान है वो मोदी जी के हाथों से निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की कमान भी निकल गई है। तो अब चुनाव का जो पूरा मामला है 24 का भी है और विधानसभाओं का भी है, वो अब एनडीए को लड़ना है, मोदी जी को नहीं लड़ना है। आप ये मान के चलिए, मोदी जी एक वक्ता के तौर पर उपस्थित रहेंगे
विपक्ष को कोसने के लिए बाकी चीजें बदल गई। आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। उस बैठक में, एनडीए की जो बैठक हुई है, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जो थी, बहुत बड़ी फोटो थी, पोस्टर पे, बैकड्रॉप पे जो फोटो देखेंगे। लेकिन यहाँ बेंगलुरु में जो बैठक विपक्षी दलों की हुई है, उस बैठक में तमाम दलों के फोटो और लगभग समान रूप से सब, मतलब उसमें कोई भी बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो एक तस्वीर दोनों साफ साफ अलग अलग ढंग से बता रही थी। कुछ आप और एक जरूरी खबर हम बता रहे थे, बड़ी खबर है कि अभी यहाँ से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दिल्ली वापस जा रहे थे। एक मिनट रोकना चाहता हूँ। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच तुरंत अभी टेलीफोन पे जरा आ जाइए, जब पीएम लाइव आ रहे हैं। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को डिफेंड कर रहे हैं। एनडीए क्यों है, क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इधर एक ब्रेकिंग खबर है, वो ब्रेकिंग खबर से शकील अख्तर जी क्या है? हाँ, हम जो बता रहे थे कि अभी मीटिंग खत्म होने के बाद, और राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, सोनिया गांधी आई नहीं थी, तो जब दिल्ली वापस लौट रहे थे तो विमान में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण उस विमान को, उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अभी भोपाल में करवाई गई है और वहाँ से फिर दूसरे जहाज़ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिल्ली वापस लौटेंगे। तो ये खबर थी कि समस्या अब सुलझ गई है, मतलब वो लोग सेफ लैंडिंग हो गई है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है और दूसरे विमान से अब वो लोग दिल्ली जा रहे हैं। थोड़ी देर में जाएंगे, अभी फिलहाल भोपाल में ही हैं। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन विमान में, फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण जहाज को भोपाल में उतारना पड़ा। सेफ लैंडिंग भोपाल में हुई। अब भोपाल से दोनों, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। रवाना होने वाले हैं बता रहे हैं शकील अख्तर जी। और लेकिन सेफ लैंडिंग हो गई है भोपाल में, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भोपाल उतरना पड़ा विमान में तकनीकी खराबी के कारण। और इस बीच आप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें जो हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े रहे, शकील अख्तर जी यहाँ और प्रशांत टंडन जी हमारे साथ, दोनों लगातार पिछले 2 दिनों से बेंगलुरु में हैं और बेंगलुरु के पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और उधर स्टूडियो में हमारे साथ, स्टूडियो में नहीं बल्कि इंदौर से जुड़े हुए थे हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार विश्लेषण और बहुत कुछ और भी आपसे सुनेंगे अगली दफा जब कार्यक्रम में जुड़ेंगे हम लोग। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए थे और 2 साथी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इधर बेंगलुरु में 2 दिनों तक जो कुछ भी चला, उस पर विचार विमर्श, जितनी बातें हुई वो सब हम आप तक पहुंचाते रहे और आगे भी। अब कल शाम 7 बजे हम सीधे दिल्ली से लाइव आएंगे
और आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए कुनबे को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या कुछ है, और दूसरी तरफ आप यहाँ क्या कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अब इंडिया के सामने एनडीए है या एनडीए के सामने इंडिया है। 26 बनाम 38 कौन किस पर भारी। बेंगलुरु से जो सवाल उठाया गया है और वो सीधा सवाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है, उनके कुनबे के ऊपर है, एनडीए के ऊपर है। तो 2024 किसका होगा उससे पहले जो विश्लेषण, जो खबरें, जो बातें आएंगी वो दिलचस्प होंगी। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ हम डीवी लाइव के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव अभी जो है वो 5 राज्यों में होना है, लेकिन उसके बाद जो 2024 में चुनाव है तैयारी अभी से शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि ये 2024 बिल्कुल सामने है। लेकिन 2024 से पहले 5 विधानसभा चुनाव हैं, उसका इंतजार कीजिए। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, यहां से इस कार्यक्रम को अब समाप्त करता हूं। और पीछे ताज होटल है और लाइट भी हमारी एक जा चुकी है। और दूसरी बात ये कि हवा बहुत तेज है और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। खुशनुमा मौसम हमारा साथ देता रहा और आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। अब नमस्कार करता हूं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही तमाम पैनलिस्ट साथियों